यस, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ठीक, तो रेट लॉ हमने डिफ़ाइन कर लिया है, ये वैलिड है फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक, और हमने डेफिनेशन भी देख ली है इसकी। डेफिनेशन में बस ध्यान रखिएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली। हाँ, कोइंसिडेंटली हो सकता है कि ये स्पेसिफिक कोफिशिएंट जो हम यूज़ करेंगे फाइनली, वो उनका आंसर m मे बी इक्वल टू ए, m a के इक्वल आ सकता है, लेकिन हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे दैट m इज़ इक्वल टू a और हम उसे m की जगह a लिख देंगे और n के प्लेस पर b लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। हाँ, बाद में हो सकता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद कॉन्सिडेंटली दोनों इक्वल आ जाएँ। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे इस रिएक्शन में यहाँ पर m प्लस n, यानी कि कोफिशिएंट्स का जो सम होता है, इट इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है इसे। ठीक है, और यहाँ जो ए और बी हैं वो अगर ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो जैसे मैं ऊपर वाली इमेज लिख रहा हूँ, ये तो मैं पता ही एलिमेंट्री है, तो ए प्लस बी। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ए प्लस बी इज़ द ए प्लस बी इक्वल टू द मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री प्रोसेस में ए और स्टोइकोमेट्री जो होते हैं ए प्लस बी, वो क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो ए प्लस बी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ दोनों ही इक्वल हैं, यानी ए प्लस बी इज़ आल्सो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ए प्लस बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है और ये स्टोइकोमेट्री ए प्लस बी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी है, बट फॉर एलिमेंट्री प्रोसेस ओनली। ये एलिमेंट्री के लिए है। यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा, मैंने कॉम्प्लेक्स में सिर्फ m प्लस एन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, मैंने ए प्लस बी को भी नहीं लिखा और मैंने ये भी नहीं कहा कि ए और बी मोलिकुलरिटी है। ठीक है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि ए प्लस बी मोलिकुलरिटी होगा और m प्लस एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं, जितना कहा है वो ही करेक्ट है। m प्लस एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वहाँ उस केस में दोनों a प्लस बी इज़ द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड a प्लस बी इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि यहाँ मोलिकुलरिटी यहाँ क्यों नहीं लिखा है। चलिए, तो मोलिकुलरिटी को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसका और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं, मोलिकुलरिटी क्या है। सबसे पहले यही डिफाइन करते हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, मिनिमम नंबर ऑफ molecules, atoms or ions of reactant या reactants take part in effective कोलिजन, टेक पार्ट इन इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यूजलेस कोलिजन नहीं होना चाहिए, मतलब जब पार्टिकल्स कोलाइड करें तो प्रोडक्ट बनना ही चाहिए, उसे कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। या लैंग्वेज ऐसा भी लिख सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस ऑफ द रिएक्टेंट टेक पार्ट इन रिएक्शन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना ही चाहिए 100%। ठीक है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, ये होता है मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ये क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट पावर्स, कोफिशिएंट पावर्स ऑफ, या कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, ये वर्ड लिखना चाहें इंट्रोड्यूस करना चाहें कर सकते हैं, ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो रेट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसमें जो कोफिशेंट्स यूज़ होंगे, ठीक है, स्टोकोमेट्री कोफिशेंट्स हो सकते हैं वो, ठीक है, या ऐसे सिंपल भी हो सकता है, मतलब कि वो जैसा भी बताया था एम मे बी इक्वल टू ए और मे नॉट बी, इसलिए हम स्टोकोमेट्री वर्ड नहीं लिख रहे हैं कि वो स्टोकोमेट्री ही होगा, कुछ भी रेट लॉ में जो भी रहेगा वो स्टोकोमेट्री है, मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, वो मैथ्स का एक्सप्रेशन जो भी हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आइदर इट इक्वल टू द स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट और नॉट, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ वैलिड फॉर एलिमेंट्री प्रोसेस ओनली, वैलिड फॉर एलिमेंट्री प्रोसेस, यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वैलिड होती है किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री प्रोसेस ओनली, और ये वैलिड फॉर ऑल रिएक्शंस और प्रोसेस, सभी के लिए वैलिड है। तीसरा, अब कॉम्प्लेक्स के केस में अगर वैलिड है तो फिर ये तो एलिमेंट्री के लिए हो गया, कॉम्प्लेक्स के केस में क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस the molecularity of RDS, rate determining step, will be the molecularity of that reaction। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके RDS स्टेप की मॉलिकुलरिटी को हम लिख सकते हैं, ठीक है, मे बी रिटर्न। अगर रिक्वायरमेंट है, कहीं कोई क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया गया, कहीं पूछा गया, जैसे किसमें SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी पूछी गई तो हमने यूनिमोलिकुलर लिखा। क्यों लिखा मैं यूनिमोलिकुलर, क्योंकि जैसे मैं लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल, SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन, SN1 या E1 रिएक्शन में आपको बताया था यूनिमोलिकुलर रिएक्शन लिखवाया होगा, एक बार नोटबुक में देखिएगा। तो वो यूनिमोलिकुलर क्यों लिखी हमने, क्योंकि उसमें वैसे तो डिफाइन नहीं है, फिर भी अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसका RDS स्टेप जो होगा वो फर्स्ट स्टेप होगा, और उस फर्स्ट स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसकी मॉलिकुलरिटी 1, तो वही रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी। और यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब पूरा ऑल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप डिफाइन होता है, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक केस नहीं है कुछ ऐसा। नेक्स्ट, मॉलिकुलरिटी, इट नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है, और फ्रैक्शनल, ठीक है, ये जीरो नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शनल नहीं होगी, ठीक है। फ्रैक्शनल अगर है तो हम उसे प्रॉपर बैलेंस नहीं किया है, इसका मतलब हमने उसे, तो आप उसे प्रॉपर बैलेंस करिए, या फिर अगर वो फ्रैक्शनल है तो वो मोल्स की टर्म्स में होगा, या मॉलिक्यूल्स की टर्म्स, मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं, मोल्स की टर्म्स में होगा कि हाफ मोल है, हाफ मोल का मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं हुआ, हाफ मोल का मीनिंग हुआ 3.0 या 3 मान लीजिए, 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या 3 × 10⁻23 एटम्स हैं,
तो हाफ मोल का मीनिंग फ्रैक्शनल नहीं होता है, हाफ मोल का मीनिंग एक कंप्लीट नंबर ऑफ एटम होगा या कंप्लीट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कभी आधा एटम या 1/4 एटम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। एटम्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाफ एटम लिखा होगा या हाफ मॉलिक्यूल लिखा होगा, आधा पार्टिसिपेट करेगा आधा नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हाँ, और आयंस, इसलिए हमने मोल्स वर्ड लिखा ही नहीं है, ये मॉलिक्यूल एटम और आयन की टर्म्स में है, तो ये फ्रैक्शनल नहीं आने वाला, ये इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक। और जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आने की मॉलिक्यूलरिटी, जीरो आने का मतलब क्या है, देयर इज़ नो रिएक्शन, मीन्स जीरो मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रिएक्शन। अब जीरो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ से होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं है मीन्स देयर इज़ नो रिएक्शन। और नेगेटिव, नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब जीरो वैल्यू नहीं हो सकती है, यानी कि मास डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो है नहीं वो उसे भी रिमूव कर दिया है, तो ऐसा तो है ही, होगा ही नहीं, या नहीं है तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं है, तो जीरो नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होता है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ मोल्स की टर्म्स में फ्रैक्शनल लिखा हो सकता है कहीं पर, लेकिन मॉलिक्यूल एटम या आयन की टर्म्स में कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ठीक। और ये इट मे हैव एनी वैल्यू, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट, it is generally up to 3 in rare case 4। तो जनरली मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू क्या होती है, 3 तक होती है, 1, अब बचा क्या 3 तक, 1 2 और 3 यही होता है, ठीक। और यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट, बट हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर। हायर ऑर्डर वाली कम ही मिलेंगी, मतलब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, 1.5, 2, 2.5, इस टाइप का, 3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बस ऐसी रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगी आपको। मैक्सिमम रिएक्शंस यही होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, या 3 ऑर्डर हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, ऐसे ऑर्डर्स की रिएक्शन ज़्यादा मिलेंगी। बहुत ज़्यादा 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर हो सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली नहीं मिलती हैं। और ये मॉलिक्युलरिटी जनरली 3 तक, क्योंकि 3 एटम का ही क्या हो सकता है, इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। 3 एटम्स, 3 मॉलिक्यूल्स और 3 आयंस टेक पार्ट इन इफेक्टिव कोलिजन, जनरली यही होता है, या तो एक होता है कोलिजन में इन्वॉल्व, या 2 होंगे, या 3 पार्ट होंगे, 3 से ज़्यादा, कभी कभी किसी रेयर केस में 4 हो सकते हैं, ठीक है, वो हमने लिख दिया है, वो हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। नेक्स्ट, it does not depend on experimental conditions। आप इसे एक्सटर्नल कंडीशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, एटसेट्रा। एक्सटर्नल कंडीशंस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मॉलिक्युलरिटी पर, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी जितना भी होगा प्रीवियस केस में उतना ही फाइनल केस में होगा, मतलब किसी भी अदर टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पर होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ही रिक्वायरमेंट होगी, और उसी रेशो में रिक्वायरमेंट होगी जिस रेशो में वो था, यानी 1:3, जैसे अभी एग्जाम्पल लिखा था। तो 1:3 रेशो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का चाहिए टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है, क्लियर, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। और वैसे मैं अगर 1 मोल बनाऊंगा तो मैं डिवाइड करूंगा तो नाइट्रोजन 1/3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, और मैं 3 से फिर मल्टीप्लाई करूंगा उस रेशो में लेने के लिए, तो 1:3 ही मैं कह रहा हूँ, तो 1:3 रेशो चाहिए। अब आप टेम्परेचर लो रखेंगे तब भी 1:3 चाहिए, टेम्परेचर हाई रखिए तब भी 1:3, प्रेशर हाई रखेंगे 1:3, वॉल्यूम हाफ कर दीजिए 1:3, तो 1:3 मतलब 1 + 3 यानी 4। अगर मैं उसे सिंगल स्टेप प्रोसेस मान लूँ तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 4 है, 4 ही रहेगी, किसी भी केस में आप उसे कंसिडर करें 4 ही आंसर आने वाला है,
ठीक है। अगर इफ़ इट इज़ एलिमेंट्री प्रोसेस, अगर मैं उसे एलिमेंट्री एज्यूम करता हूँ तो, यानी मॉलिकुलरिटी पर रिएक्शन कंडीशंस का कोई भी एक्सटर्नल कोई भी कंडीशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल और एक्सटर्नल कंडीशंस। ये एक्सटर्नल कंडीशंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, और कि ऑलवेज प्रेशर चेंज करोगे तो हर बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं। ये बट डिपेंड करता है, हाँ कुछ केसेस में ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, एग्ज़ाम, और हम पहले से नहीं बता सकते, ठीक है, कि ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रेशर चेंज करेंगे तो इसमें चेंज होने वाला है, या इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे ये है साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और इस प्रोसेस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, it follows first order kinetics at high pressure, at high pressure, and second order kinetics at low pressure, ठीक है, ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इस तरह से ये एक एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट पॉइंट, ये 7th पॉइंट, इट इज़ थियोरेटिकल, ठीक है, ये थियोरेटिकल प्रॉपर्टी है, थियोरेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज़ थियोरेटिकल, मतलब थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा, मैकेनिज्म से सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या देखना है कि ये सिंगल स्टेप है या मोर देन वन स्टेप है इसमें, तो ये सॉल्व हो जाता है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सॉल्व करना, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं कि उसमें चेंज होगा या नहीं होगा। विदाउट एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अगर हमें डेटा कुछ गिवन है, यानी किसी ने और ने एक्सपेरिमेंट किया, हमें वो डेटा प्रोवाइड कर दिया है, तो हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमें डेटा भी प्रोवाइड नहीं किया है और हमने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, लर्न है, याद है, पहले से पता है कि ये क्या ऑर्डर है, तब तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई मेथड नहीं है। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, या बुक्स में क्या होगा, आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। डेटा मतलब किसी और ने सॉल्व किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और उसने वो डेटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आप उस डेटा का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो थियोरेटिकल मेथड नहीं हुआ, वो तो आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि थियोरेटिकल है, जबकि वो किया गया है एक्सपेरिमेंटली। कभी आप समझो कि सर न्यूमेरिकल तो हमने सॉल्व करना ही है, वो तो थियोरेटिकल होगा, तो थियोरेटिकल तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, नहीं। वो एक्चुअल में डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये थियोरेटिकल है, ठीक है। molecularity related with mechanism, it is related with mechanism of the reaction,
ये मैकेनिज्म से रिलेटेड, अभी बताया ना मैंने, मैकेनिज्म से रिलेटेड है, मतलब सिंगल स्टेप है तो ऑर्डर ये होगा, 3 स्टेप्स हैं प्रोसेस के तो फर्स्ट का ऑर्डर, फर्स्ट की मोलिकुलरिटी ये होगी, सेकंड की मोलिकुलरिटी ये होगी, थर्ड की ये होगी, इस तरह से अलग अलग स्टेप्स की मोलिकुलरिटी होगी। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाली जो पार्ट था उसमें हम ये भी लिख सकते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट मोलिकुलरिटी। इसलिए हम उसके डिफ़ाइन नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, और अगर लिखना पड़ता है तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो कॉम्प्लेक्स के केस में अगर कोई पूछे कि वो डिफ़ाइन क्यों नहीं करते, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैज़ इट्स इंडिपेंडेंट मॉलिकुलरिटी। ठीक है, चलिए अब इट इज़ रिलेटेड मैकेनिज्म, लेकिन ये मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विद द काइनेटिक्स, इट इज़ रिलेटेड विद द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, उसका रेट क्या है, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, वेलोसिटी, उसका स्पीड क्या है, इस पर डिपेंड करता है ऑर्डर क्या होगा उसका, उसकी स्पीड कैसे फॉलो कर रही है, किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, उसके बेस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मोलिकुलरिटी को तो आप सिर्फ किससे सॉल्व कर सकते हैं, मैकेनिज्म के बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं किसके, मॉलिकुलरिटी के और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। एग्जांपल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, जैसे यही एक एग्जांपल इसमें भी लिख लेते हैं, इसकी मॉलिकुलरिटी 1 ही रहेगी, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन मॉलिकुलरिटी, ये कंप्लीट हो गया, मैं इसे एंड कर देता हूँ। मॉलिकुलरिटी ऑफ अबव रिएक्शन, एक ही रिएक्शन लिखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अबव रिएक्शन इक्वल टू 1, ठीक है, इसकी मोलिकुलरिटी 1 ही रहेगी। अब आप प्रेशर हाई रखिए तब भी 1 है, प्रेशर लो है तभी भी 1 है, 1 ही रहेगा, बिकॉज 1 साइक्लोप्रोपेन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 प्रोपीन, एक साइक्लोप्रोपेन से एक प्रोपीन ही बनेगा, तो एक की ही रिक्वायरमेंट है, तो मोलिकुलरिटी 1 रहेगी। फ्रैक्शनल भी नहीं होगी कि हाफ हो जाएगी 2/3, नहीं, मोलिकुलरिटी तो कभी फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकती, इसकी वैल्यू 1 2 3 बस, मेनली यही, और किसी रेयर केस में 4, ठीक, और मोलिकुलरिटी इसकी 1 रहेगी। हाँ, ऑर्डर तो लिखा ही है, हाई प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर है उसी रिएक्शन का, और लो प्रेशर पर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए, तो यहीं पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी का। अब मोलिकुलरिटी की तो क्लियरली दिखाई दे जाती है, ऑर्डर को सॉल्व करने के कुछ क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक, वो हम देख लेते हैं कि ऑर्डर को सॉल्व करने के क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक, लेकिन ध्यान रखना वही जो मैंने बताया है कि ऑर्डर ऑफ को कैलकुलेट करने की कोई भी थियोरेटिकल मेथड नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। मेथड्स टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन on the basis of given observed or experimental data और इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड तो होगी वो, लेकिन हमें गिवन होगी, समझ रहे हैं, गिवन और ऑब्जर्व्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल होता है, गिवन मतलब जो वही चीज़ें हैं कि मतलब गिवन ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें गिवन होगा, ठीक है, या ऑब्जर्व डेटा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन, मैं ऑब्लिक लिख देता हूँ, गिवन या ऑब्जर्व्ड डेटा जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो हम इसको यूज़ करके क्या करते हैं, थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट।
तो हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट का क्या सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उससे क्या करते हैं, हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है कि दैट रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और किस ऑर्डर की रिएक्शन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट कांस्टेंट को, तो पहले रेट कांस्टेंट आना चाहिए, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हम एक इमेजिनरी इक्वेशन लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो n लिख सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो y लिख सकते हैं, कुछ और भी लिखना चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने a लिखा है, ठीक। आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो हम क्या करते हैं, इसमें इसके अमाउंट को कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि बुक्स में यहाँ पर a कुछ और लिखा होगा। चलिए इसे z लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, z, ठीक है। क्योंकि बुक्स में क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशन a, ठीक, प्रोडक्ट ज़ीरो किस टाइम पर, ज़ीरो टाइम पर, और फिर a माइनस एक्स इज़ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टेक पार्ट इन प्रोसेस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ भी बने कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वो तो प्रोडक्ट की किस पर डिपेंड करेगा, स्टोक्योमेट्री वगैरह पर डिपेंड करेगा कि क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला। ब्लैंक छोड़ देते हैं, एट टाइम t, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ मैंने कहा ना, रेट को हम कभी क्या सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्टेंट के बेस पर ही सॉल्व करते हैं, मेनली रिएक्टेंट के बेस पर ही सॉल्व करते हैं, इसलिए रिएक्टेंट की ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये लिख, या कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है, ए नॉट इक्वल टू ए, यानी एट टाइम ज़ीरो, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम ज़ीरो, और यहाँ लिखा होता है ए टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट ज़ीरो टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो आप कुछ बुक्स में यहाँ पर ए और ऐसे करके लिखा होता है और कुछ में ऐसे लिखा होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर जेड ले लिया है जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस एट टी टाइम। तो टी टाइम पर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, नेगेटिव, माइनस तो लगना ही है, 1/z dA/dt। नेगेटिव क्यों आया वो आपको बताया हुआ है कि ये डिसअपेरेंस को, रेट ऑफ डिसअपेरेंस मतलब डिसअपेरेंस को शो करता है, इसलिए नेगेटिव तो आएगा। z इसका स्टोकोमेट्री है, इसलिए डिवाइड होगा, पर मोल लेना होता है, dA/dt। अब रेट ऑन द रेट एट टी टाइम, टाइम तो वही रहना है ना, एट टी टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ के बेस पर अब रेट वो तो सॉल्व करेंगे ना, हमें कोई प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे पास तो दो मेथड है, तो ठीक है। आर इक्वल टू के डैश, और क्या लिखना है, ए रेज टू पावर एन, एन क्या है, एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें नहीं पता ना, एन मे बी इक्वल टू जेड और मे नॉट बी इक्वल टू जेड, आपको बताया हुआ है वो जेड के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हमने इसलिए उसे क्या किया, एन लिखा है, ठीक। चलिए अब ये रेट दोनों टाइम टी के रेट है, तो क्या एक ही टाइम पर दो रेट होंगे, नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रेट, देयरफॉर -1/z dA/dt इक्वल टू के डैश ए रेज टू पावर एन, या हम लिख सकते हैं नेगेटिव dA/dt इक्वल टू के ए रेज टू पावर एन। अब ये के क्या है, के इक्वल टू है के डैश इंटू स्टोक्योमेट्री, यानी कि अब ये रेट कांस्टेंट है, के इज़ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्चुअल में दो रेट कांस्टेंट हैं, ठीक है। एक वो रेट कांस्टेंट जो किस में लिखा गया, रेट लॉ में लिखा गया, ठीक है, और एक दूसरा रेट कांस्टेंट है फाइनल रेट कांस्टेंट, जो उसे स्टोक्योमेट्री से डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। अगर स्टोक्योमेट्री नहीं होता है, जनरली नहीं होता है इक्वेशंस में, जनरली स्टोक्योमेट्री नहीं मिलता है, तो स्टोक्योमेट्री अगर नहीं मिला है तो बस ठीक है, सीधा इसका मतलब है कि वो के डैश और के क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर स्टोक्योमेट्री है तो फिर यहाँ पर दो कांस्टेंट, तो जनरली दोनों की वैल्यू सेम रहती है जनरल केसेस में, बिकॉज स्टोक्योमेट्री इज़ 1।
बट इफ़ द स्टोकोमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो उस केस में k और k डैश दोनों डिफरेंट वैल्यू शो करेंगे। न्यूमेरिकल को देख लेना अगर कोई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा ठीक करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। k इक्वल टू ये हो जाएगा a रेज टू पावर n इक्वल टू k dt। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड फॉर्म लेना है। इंटीग्रेटेड फॉर्म लेना है तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। k तो कांस्टेंट है, उसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। टाइम लिमिट क्या है हमारे पास, टाइम 0 से टाइम t, टाइम 0 से टाइम t की लिमिट है। और 0 टाइम पर, अब देखिए 0 टाइम पर अगर आप क्या लिखना चाहें, a लिखना चाहें जो कि हमने लिया था तो आप a लिख सकते हैं जैसे कि कुछ बुक्स में लिखा होगा, या आप a नोट लिखना चाहें तो a नोट लिख सकते हैं। फिर t टाइम पर आप a माइनस एक्स लिख सकते हैं, अगर आप a माइनस एक्स लिखना चाहें तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर आप उसके प्लेस पर at लिख देते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि a नोट और at लिख लिए, क्योंकि इसमें a और मतलब ये x का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बाद में आप चाहें तो उसे रिप्लेस कर लेंगे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एट टाइम 0, ये लिमिट हमारा कंसंट्रेशन लिमिट है a नोट और at, a नोट टू at। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कैसे करना है, अब दो फॉर्मूले बनेंगे इसमें। एक तो बनेगा इन टर्म्स ऑफ n की टर्म्स में फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो आप उसे या तो यूनिवर्सल फार्मूला बना लीजिए, और अगर आप यूनिवर्सल फार्मूला नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को याद रखिए, ठीक है। इसके बाद इफ़ n इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए, इफ़ n इक्वल टू 1 सॉल्व कर लीजिए, इफ़ n इक्वल टू 2 सॉल्व कर लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, या कोई और फ्रैक्शनल में सॉल्व करना चाहो n इक्वल टू हाफ तो भी सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप या तो, मैंने वही कह रहा हूँ, या तो यूनिवर्सल इक्वेशन बना लो इसका, उसमें बाद में n की वैल्यू को पुट करो और इंटीग्रेटेड फॉर्म कैलकुलेट कर लो, या फिर आप इंडिविजुअली ही सॉल्व कर लो। क्योंकि इंडिविजुअली इक्वेशन यूज़ होंगी तो आप इंडिविजुअल भी याद रख सकते हो। जैसे मोस्ट कॉमन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होंगी, और फर्स्ट ऑर्डर भी मोर कॉमन होगा, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के होंगे, हमारे सिलेबस में भी वही है, लेकिन फिर भी हम सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप जैसा करना चाहें, ठीक है, आप इसे इसी फॉर्म में याद रखना चाहें, यूनिवर्सल इक्वेशन बनाना चाहें वो बनाइए, या आप अपना शॉर्टकट कि नहीं सर हम यूनिवर्सल वाली इक्वेशन नहीं याद करेंगे, हम तो जीरो ऑर्डर के लिए अलग से याद कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के अलग से याद कर लेंगे, तो ठीक है, यहाँ जीरो ऑर्डर पुट करो, जीरो n की वैल्यू जीरो पुट करो, इसे सॉल्व करके यहाँ लिख लो, फिर वन ऑर्डर के लिए और फिर सेकंड के लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या वैल्यूज़ आती हैं, आप सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे तो डिस्कस करेंगे कि वहाँ क्या आंसर आएगा, ठीक। या सेकंड ऑर्डर में और कोई कंडीशन हो सकती है तो उसे भी लिख लेंगे कि उसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन वो ये सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड, तो इस तरह से इसके मेथड पढ़ने के बाद बस मैंने कहा ना मेनली आपको फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। चलिए इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, गुड डे।